नव ऊर्जा का संचार करता है। हर दिन एक नया सफर है जो नए उत्साह और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ किरण भारद्वाज। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक नहीं चूक, चतुरन चित रही मन लगी, समय चूक की हुक। अर्थात समय से बढ़कर लाभप्रद कुछ भी नहीं है और समय गवा देने से बड़ी कोई चूक अर्थात त्रुटि नहीं है। जो बुद्धिमान व्यक्ति अपना समय गवा देते हैं, अवसर गवा देते हैं, उन्हें इसका दुख बढ़ता रहता है और वो समय को लेकर चिंतित रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सभी को समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय सबसे बलवान है और इसीलिए आवश्यक इसकी पहचान है। तो आइए समय की पहचान के लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, सोमवार, धनिष्ठा नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनसे मिलकर ही नदियों का वेग अर्थात प्रवाह बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार हमारे छोटे छोटे विचार मिलकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। इसीलिए आवश्यक है सकारात्मक विचारों को देखना, सुनना और अपने जीवन में उतारना। मानं हित्वा प्रियो भवति, क्रोधं हित्वा न शोचति, कामं हित्वार्थवान् भवति, लोभं हित्वा सुखी भवेत्। मनुष्य अहंकार को छोड़कर सबका प्रिय हो जाता है। क्रोध को छोड़ने के बाद वह शोक नहीं करता। इसी तरह इच्छा को छोड़कर मनुष्य धनवान हो जाता है और लोभ को छोड़ सुखी हो जाता है। A man becomes dear to everyone, leaving the ego. He does not grieve after leaving the anger. In the same way, a man becomes rich by leaving desire and becomes happy by leaving greed. हमारा भारतीय प्राचीन ज्ञान अनमोल धरोहर है। वेदों के समयाक वेदांगों का अध्ययन अत्यंत रूप से विशेष माना गया है और आवश्यक बताया गया है। हर वेदांग की अपनी एक विशेषता है। आज भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में जानते हैं छंद वेदांग के विषय में क्या विशेषताएं हैं इसकी और कौन से आचार्य हैं जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया है। आइए देखते हैं इस पर आधारित हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की ये विशेष रिपोर्ट। जो ग्रंथ अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति और अनिष्ट वस्तु के परिहार के लिए अलौकिक उपाय को बतलाता है, वह वेद है। और वेदों के वास्तविक अर्थ के ज्ञान के लिए जिन साधनों की उपयोगिता अपेक्षित होती है, उन ग्रंथ को वेदांग कहते हैं। तैत्तिरीय भाष्य भूमिका में सायणाचार्य ने वेद शब्द को बताते हुए कहा है कि वेद के मूल पाठ व उच्चारण की शुद्धता बनाए रखने, उन्हें अपरिवर्तनीय बनाए रखने और उनके सम्यक ज्ञान की आवश्यकता हेतु वेदांग साहित्य का आविर्भाव हुआ। और आज हम बात कर रहे हैं प्रमुख वेदांगों में से एक छंद के विषय में। वैदिक और संस्कृत वाङ्मय में छंद शास्त्र का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान है। छंद शास्त्र का सबसे पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ पिंगल मुनि प्रणीत छंद सूत्र है। अग्नि पुराण में पिंगल पद्धति पर आधारित छंद शास्त्र का पूर्ण विवरण भी प्राप्त होता है। छंद की गणना वेद के 6 अंगों में की जाती है। यह वेदांगों में 5वां अंग है। छंद शास्त्र को वेद का चरण कहा गया है,
छंदः पादौ तु वेदस्य। जिस प्रकार चरण विहीन व्यक्ति चल फिर नहीं सकता, उसी प्रकार छंद के बिना वेद या कोई भी काव्य शास्त्र गतिशील नहीं हो सकता। देवास्तानि तानि देवा देवास्तानि तानि धर्माणि धर्माणि तानि तानि धर्माणि धर्माणि। वेद मंत्रों के उच्चारण के लिए छंद ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में मंत्रों का सम्यक उच्चारण संभव नहीं है। आचार्य कात्यायन कहते हैं कि बिना छंद, ऋषि एवं देवता के ज्ञान के द्वारा मंत्रों का अध्ययन अध्यापन निष्फल होता है। कात्यायन मुनि ने छंद शब्द की व्याख्या करते हुए ऋक् सर्वानुक्रमणि के आरंभ में लिखा है, यदक्षर परिमाणम तच्छंदः, अर्थात जो अक्षर का परिमाण है वह छंद है। छंद मात्राओं की संख्या और उनके विशिष्ट अनुक्रम के आधार पर होते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एकदम गणितीय सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं। इन्हीं गणितीय सिद्धांतों के आधार पर कार्य करने के कारण गणित शास्त्र के आचार्यों में भी पिंगल का नाम लिया जाता है। और आजकल छंद के ऊपर बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, बहुत सारे संगणकीय टूल्स भी बन रहे हैं जिससे छंदों का ज्ञान प्राप्त किया जा सके। वेद मंत्रों की विशुद्धता और उनकी लयबद्ध गति के ज्ञानार्थ छंद शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि वेद मंत्र छंदोबद्ध होते हैं। वेद मंत्रों के साथ छंदोच्चारण का घनिष्ठ संबंध होता है। जिस वाणी को सुनते ही मन आह्लादित हो जाता है, वह छंदमयी वाणी ही वेद है। पूर्वे साध्या साध्या पूर्वे पूर्वे साध्या। और कहा भी गया है, छंदयति आह्लादयति छंद्यन्ते अनेन वा छंदः। वर्णों के न्यूनाधिक्य से वैदिक छंदों के अनेक भेद और उपभेद होते हैं। प्रधान वैदिक छंद और उनकी वर्ण संख्या की बात करें तो गायत्री छंद में 24 वर्ण, उष्णिक छंद में 28 वर्ण, अनुष्टुप छंद में 32 वर्ण, बृहति छंद में 36 वर्ण, पंक्ति छंद में 40 वर्ण, त्रिष्टुप छंद में 44 वर्ण, जगती छंद में 48 वर्ण और अति जगती छंद में 52 वर्ण होते हैं। बात करें यदि छंद शास्त्र विषयक प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ की, तो इससे संबद्ध प्राचीनतम ग्रंथ ऋक् प्रातिशाख्य है। इस ग्रंथ के अंतिम भाग में वैदिक छंदों का विवेचन दिया गया है। आचार्य पिंगल का छंद शास्त्र वेदांत का सर्वाधिक प्राचीन, प्रौढ़ एवं सर्वांगपूर्ण ग्रंथ है। छंद शास्त्र न केवल वैदिक छंदों के प्रतिपादन की दृष्टि से उपयोगी है, अपितु लौकिक छंदों पर प्रथम प्रकाश डालने वाला आदि ग्रंथ भी यही है। नीतीश भारद्वाज, जीडी न्यूज। ज्ञान हमारे जो विचार हैं उनको पोषित करता है, ठीक उसी प्रकार आहार हमारे शरीर को पोषित करता है। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए और बीमारियों से बचाव के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उन्हीं में से एक आवश्यक पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन का क्या कार्य है शरीर के लिए और आहार में कौन से तत्वों को अर्थात खाद्य पदार्थों को शामिल करने से प्रोटीन की आवश्यकता को पूर्ण किया जा सकता है और पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिल सकता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बेहतर स्वास्थ्य के लिए शरीर को कई तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। सही पोषण से ही स्वास्थ्य ठीक रहता है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ये मांसपेशियों को मजबूत और स्वस्थ रखने में सहायता करता है। साथ ही फैट और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में भूख से बेहतर तरीके से लड़ने में सहायक होता है। प्रोटीन का शरीर के लिए महत्व काफी अधिक होता है। प्रोटीन शरीर के ऊतकों की मरम्मत और निर्माण में सहायता करता है। साथ ही चय अपचय प्रक्रियाओं को संचालित करता है, पीएच और द्रव संतुलन को बनाए रखता है। साथ ही प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखता है। ये पोषक तत्वों का परिवहन और भंडारण भी करता है और ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है। प्रोटीन की कमी के कुछ संकेत और लक्षण हो सकते हैं, जैसे सूजन, बालों का झड़ना, भूख में वृद्धि, हड्डियों में दर्द, हड्डियां कमजोर होना, हड्डी टूटने की संभावना बढ़ जाना,
बच्चों की लंबाई रुकना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना और अधिक गंभीर संक्रमण, ये सभी लक्षण प्रोटीन की कमी के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। संतुलित पौष्टिक आहार बहुत ज़रूरी है। जो हम खाते हैं वही हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, शरीर की मांसपेशियां बनाता है, दिमाग में आपको ऊर्जा देता है। जो भी हम खाते हैं उसके 5 तत्व होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स एंड रफेज। तो जो भी हम खाते हैं वो इसी 5 तत्वों से बना होता है और वो सही क्वांटिटी, सही तरीके से खाना ज़रूरी होता है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे तो हमारा मोटापा बढ़ सकता है। ग्रोइंग एज में प्रोटीन खाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है विटामिन और मिनरल्स लेना। प्रोटीन बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और वृद्ध लोगों में अति महत्वपूर्ण है। ये वृद्धि और विकास में सहायता करता है। हमारे शरीर को कितने प्रोटीन की आवश्यकता है, ये व्यक्ति की उम्र, लिंग और वजन पर निर्भर करता है। ये समझना आवश्यक है कि कैसा आहार लेने से प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है। 5 तत्व में प्रोटीन पाया जाता है: मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, दूध और दूध से बना हुआ पदार्थ, मटन, चिकन, जो फिश होते हैं वो, एग्स, इसके अलावा दाल, नट्स जैसे अखरोट हुआ, बादाम हुआ, और वे प्रोटीन जो हम सोयाबीन की सब्जी खाते हैं उसमें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेज खा सकते हैं, मीट, चिकन ये सब खा सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उनके लिए भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। वे प्रोटीन खाएं, न्यूट्रीनेगेट जो होती हैं, सोयाबीन की सब्जियां वो खाएं, दाल का सेवन करें और नट्स, बादाम खाएं, दूध का पदार्थ खाएं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप एक बैलेंस डाइट की तरह खाएं, कार्बोहाइड्रेट भी खाएं, फैट भी लें, प्रोटीन की मात्रा अच्छा रखें, मल्टीविटामिन और मिनरल्स खाएं, उसके लिए आप कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल लें। और अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल ले रहे हैं तो रफेज बनेगा, आपका पाचन अच्छा रहेगा। प्रोटीन महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है जिसकी आवश्यकता शरीर को प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में होती है। अपने आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों को शामिल करें जिससे शरीर में प्रोटीन की कमी न हो। आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों को शामिल करने से व्यक्ति को सही मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है और उसका स्वास्थ्य बेहतर बनता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, वैसा बनेगा तन। अर्थात अगर आप अपने आप को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो आप किस प्रकार का आहार ले रहे हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिए और पौष्टिक व संतुलित आहार को अपने जीवन में शामिल कीजिए और अच्छा पौष्टिक आहार खाने को अपनी आदत में। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्द लौटते हैं। भोली भाली मेहनत वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योग स्वस्थ जीवन का आधार है। यदि व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य पाना है तो उसके लिए पौष्टिक आहार के साथ
योग को भी अपनाना उपयोगी हो सकता है। जिस प्रकार से प्रोटीन हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों को मजबूत अर्थात शक्तिशाली बनाने में सहायक होता है, ठीक उसी प्रकार से कौन सी योगिक क्रियाएं आपकी मांसपेशियों के लिए उपयोगी हो सकती हैं, आइए समझते हैं। स्वस्थ तो हम सब होना चाहते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि भाई हमारी बॉडी शेप में आए, हमारी ज़रा मसल्स बिल्ट अप हों, हम अच्छे दिखें, सुडौल दिखें। तो मसल्स को बिल्ड करने के लिए नियमित रूप से योगाभ्यास तो आपको करना चाहिए। सारे योगाभ्यास आप करें, विशेष रूप से ऊर्जा गति का अभ्यास करें, सौंदर्य गति का अभ्यास करें, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। आज 2 बहुत सरल से अभ्यास हम आपको बता रहे हैं जिससे आपके मसल बिल्डिंग हो सकती है, आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। सिर्फ बिल्ड ही नहीं करना, उसकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना है। सबसे पहले हम करेंगे दंड आसन का अभ्यास, यानी दंड वाली ही स्थिति हमें ले लेनी है। इस तरह से हम वज्रासन में आ जाते हैं और फिर दोनों हाथों को जमीन पर टिका करके दोनों घुटने आपके जमीन पर आ गए, गर्दन को सीधा रखिए। अब बिल्कुल जो है गोभी के फट्टे जैसी स्थिति आपके पैर की आपकी कमर की हो जानी चाहिए, यानी इस स्थिति में आकर के हाथों पर पूरा बल आ जाएगा। आप अपने घुटनों को सीधा कर लीजिए और गर्दन को भी, यानी गर्दन, कमर और पैर एक लाइन में अलाइन हो जाए। इस स्थिति में यथा सामर्थ्य रुकें। आप देखेंगे आपके एब्डोमिनल मसल्स पर पूरा प्रेशर पड़ रहा है, आपके कंधों पर, आपके बाजू पर। जब लगे कि अब और देर नहीं रुक पा रहा हूँ, घुटनों को जमीन पे टिका दो, हाथों को वापस ले आओ, फिर से वज्रासन में बैठ जाओ। ये है भारत योग का दंड आसन, जिसमें हम दंड की स्थिति ले लेते हैं। फिर आ जाती है अष्टांग गति। अष्टांग गति के लिए भी हम इसी स्थिति में आ जाते हैं और फिर 8 अंगों को जमीन से छुएंगे। दोनों पंजे जमीन पर हैं, दोनों घुटने आ गए, दोनों हथेलियां, 6 अंग आपके जमीन पर है ऑलरेडी। फिर आप सीने को जमीन से छू दीजिए और फिर अपने ठुड्डी को। अब इस वक्त हमारे 8 अंग, दोनों हथेलियां, दोनों पंजे, दोनों घुटने 6, फिर आपका सीना, आपकी ठुड्डी, 8 अंग जमीन पर, इसीलिए इसका नाम अष्टांग, अष्ट अंग। अब इसको अष्टांग गति करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ आए, रुकिए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, फिर नया सांस लेना, और जब कम से कम 10 बार इसका अभ्यास कर लें, वापस वज्रासन में बैठ जाना, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। इसके साथ साथ आप नियमित रूप से अपने श्वास पर नियंत्रण पाएं, कुंभक का अभ्यास करें, बाह्य कुंभक का भी, अभ्यंतर कुंभक का भी, यानी सांस को बाहर रोक के रखने का अभ्यास भी करें, सांस को भीतर रोक के रखने का अभ्यास भी करें। जितनी सांस के रोकने पर आपकी पकड़ बनेगी, उतनी आपकी मसल स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, पौष्टिक आहार लें, योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। जीवन में स्वस्थ बने रहने के लिए गतिशीलता आवश्यक है, अर्थात व्यायाम करना उपयोगी है। ठीक उसी प्रकार से मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए कुछ नया सीखते रहना उपयोगी होता है। संस्कृत पाठशाला में चलते हैं आज हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ लेने के लिए संस्कृत का ज्ञान, जहां वो सिखा रहे हैं संख्या 5 का साधारण और पूर्णार्थक स्वरूप। आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में। नमः संस्कृत प्रियेभ्यः एतस्यां संस्कृत पाठशालायां समेषां स्वागतमस्तु। अद्यतन्यां कक्षायां अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत की कक्षा में इन दिनों आप संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों के बारे में जान रहे हैं और साथ ही कर रहे हैं संख्याओं के इन स्वरूपों के साथ कुछ वाक्यों का अभ्यास भी। तो आज इस क्रम में संख्या 5 के संस्कृत प्रयोगों को अच्छे तरीके से जान लेते हैं। संख्या 5 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं
पंच। और यहाँ ध्यान दीजिए कि 5 शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग स्वरूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात सभी लिंगों में 5 के लिए संस्कृत शब्द होगा पंच। तो यह जान लेने के बाद आइए तीनों ही लिंगों में एक समान स्वरूप वाले पंच शब्द का कुछ वाक्यों के साथ प्रयोग कर लेते हैं। सबसे पहले 5 का पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग कुछ यूं कर सकते हैं। हस्ते पंच नखाः भवन्ति, जिसका अर्थ है हाथ में 5 नाखून हैं। अब 5 इस संख्या का संस्कृत वाक्य प्रयोग स्त्रीलिंग में कुछ यूं कर सकते हैं। हस्ते पंच अंगुलयः अपि भवन्ति, जिसका अर्थ है हाथ में 5 अंगुलियां भी हैं। 5 का संस्कृत वाक्य प्रयोग नपुंसकलिंग में हम कुछ यूं कर सकते हैं। हस्ते मुख्यतः पंच पर्वाणि अपि सन्ति, जिसका अर्थ है हाथ में मुख्यतः 5 पर्व या संधियां भी हैं। यहां ध्यान दीजिए, संस्कृत में 3 या उससे अधिक की संख्या को हम बहुवचन कहा करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहु अर्थात बहुत। जहां 2 को हम बहुत नहीं कह सकते। यह और बात है कि संसार की अधिकतर भाषाएं एक वचन के बाद यानी सिंगुलर के बाद प्लूरल ही मान लेती हैं, जहां 2 इस संख्या को भी बहुवचन मान लिया जाता है। ऐसे में संस्कृत के एकवचन, द्विवचन और बहुवचन की वैज्ञानिकता स्पष्ट ही है। खैर, इस बारे में हम आप सभी को विस्तार से बताएंगे। तो संस्कृत में बहुवचन के सिद्धांत को जान लेने के बाद अब आप समझ ही गए होंगे कि बालकाः, बालिकाः, स्थानानि जैसे शब्दों के साथ 3 या उससे अधिक संख्याओं का प्रयोग कर लिया जाए तो व्यक्ति भ्रम की स्थिति से निकल सकता है। अर्थात पंच बालकाः, पंच बालिकाः, पंच स्थानानि, इन जैसे प्रयोगों में पंच इस संख्या का प्रयोग किया जाना अत्यावश्यक है, यह सिद्ध हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। यदि संख्या 5 की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के भेदों के साथ कुछ यूं कहेंगे। जैसे 5 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहते हैं पांचवा या पांचवी, जैसे संस्कृत में कहेंगे पुल्लिंग में पंचमः, स्त्रीलिंग में पंचमी और नपुंसकलिंग में पंचमम। यहां ध्यान रखना है कि पंचमी के स्थान पर गलती से प्रथमा आदि की तरह पंचमा यह प्रयोग नहीं करना है। तो आइए 5 इस संख्या के पूर्णार्थक स्वरूपों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के क्रम से वाक्यों द्वारा कर लेते हैं अब अभ्यास। भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतस्य पंचमः राष्ट्रपतिः फखरुद्दीन अली अहमद इत्यसौ आसीत्। पंजाब जहां 5 नदियां बहती हैं, इसे संस्कृत में कहेंगे पंजाब राज्यम यत्र पंच नद्यः प्रवहन्ति। जनसंख्या की दृष्टि से पाकिस्तान का स्थान 5वां है। इसके लिए संस्कृत वाक्य कुछ यूं होगा। जनसंख्यायाः दृष्ट्या पाकिस्तानस्य स्थानं पंचमम् अस्ति। तो आज आप सभी संख्या 5 के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप से हुए परिचित। अब संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में जानेंगे अगली संख्या के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप के बारे में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमो नमः। अभ्यास करते रहने से कुशलता प्राप्त होती है, चाहे वो किसी चीज़ को सीखने का अभ्यास हो या फिर अपने जीवन को सुगम बनाने का। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशानियों से हार मान लेते हैं, लेकिन उन्हें ये समझने की आवश्यकता है कि जिंदगी की राहें आसान नहीं होती और चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं होती। इसलिए ऐसे तमाम लोग जो किसी भी समस्या की वजह से हिम्मत हार जाते हैं, उन्हें एक प्रयास और करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस प्रयास में आपकी जीत छुपी हो। वैसे भी कहा जाता है कि जीवन में कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी आसान होती है, क्योंकि मुश्किलें तो जीवन की पहचान होती हैं। ऐसे लोग जो हिम्मत और साहस से करते हैं अपने परेशानियों का सामना, उन लोगों के लिए हर जीत महान होती है। तो आप भी अपने जीवन में कुशलता कायम करने के लिए प्रयत्नशील रहिए
और उपयोगी बनिए। अगर आपको सफलता मिल जाती है और आप जीवन से संतुष्ट हैं तो किसी और के जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत बनिए, सहारा बनिए और सहयोगी बनिए। अपने जीवन में निरंतर कुछ न कुछ विशेष कार्य करते रहना आवश्यक है, क्योंकि इससे व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से मिलकर विशेष धन या उपलब्धि कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि धन को अक्सर हमारी योग्यता से जोड़ा जाता है और उसे यानी उसका आकलन दूसरे लोग करते हैं, लेकिन संतुष्टि वो धन है जिसको हम स्वयं ही आंकते हैं और व्यक्ति स्वयं ये जानता है कि वो कितना प्रसन्न है और कितना संतुष्ट। तो आप भी किसी और के लिए मुस्कुराइए, किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनिए, मुस्कुराहट बनिए, जिससे दूसरों के जीवन में खुशी और प्रसन्नता बनी रहे। आज के कार्यक्रम में इतना ही, फिर लौटेंगे कुछ और ज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा और अपनी संस्कृति के कुछ विशेष क्षणों को, कुछ विशेष ज्ञान को लेकर। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।